हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश पांडे। आज आप सभी लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूविंस क्लासेस के इस वीडियो में, जिसमें आप सभी लोगों को क्लास 10th हिंदी के जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए थे और जो आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं उन्हीं से संबंधित आज ये महत्वपूर्ण वीडियो बनाई जा रही है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग एंड तक इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और इसके जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं उसको आप लोग घर पर समझें और उसको जाने भी, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी हुए हैं और हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में पूछे भी जाएँ। इसलिए आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं और कहीं अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। सॉल्व करें इस पेपर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वीडियो है, तो अच्छे से समझते चलना है और पूछते चलना है। कौन कौन से क्वेश्चन है? फर्स्ट पेपर स्टार्टिंग कुछ पेपर तो आप लोगों को एज ए प्रैक्टिस पेपर बताए जा रहे हैं और लास्ट में आप लोगों को यूपी बोर्ड जो माध्यमिक शिक्षा परिषद जो यूपी बोर्ड आप लोगों का पेपर है उसी के पेपर लास्ट में दिए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ एंड तक आप लोग सारी वीडियोज़ देखोगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्या करना है इसमें? सेकंड, वैसे तो ये पेपर जो है प्रीवियस पेपर है और ये जो पेपर आप लोगों को बताया जा रहा है ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा चुके हैं, बोर्ड में भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ऐसे समझ लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर स्वच्छ लिखने हैं आप लोगों को, सुंदर लेख में लिखना है, खंडों के अनुसार ही लिखना है, बिल्कुल जैसे दिए गए हैं उसी तरह से जो नंबर है इनका उसको अच्छे से समझते हुए लिखना है। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से इसमें पूछा जा रहा है 1 नंबर का, गद्य और पद्य में अंतर क्या होता है? कई स्टूडेंट को अभी तक गद्यांश और पद्यांश के बारे में कुछ नहीं पता होता है, इसलिए अच्छे से समझ लेते कि गद्य होता क्या है और पद्य क्या होता है। गद्य की विधाएँ आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो ये अच्छी बात है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इसको डिटेल में ज़रूर पढ़ो और अपने टीचर से ज़रूर पूछो। तो गद्यांश बेसिकली होता क्या आप लोग जानते हैं, पैराग्राफ में लिखा होता है, ये सब पता है आप लोगों को कि जो पैसेज होता है उसे ही हम लोग यहाँ पर गद्य से कंसीडर करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी आप लोगों ने पढ़ा था कि शुक्ल युग को ही छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम बताइए। अगर आपको ज्ञात है तो अच्छी बात है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रिपोर्टाज लेखक का नाम आपको लिखना है। तो रिपोर्टाज लेखक के नाम आप लोग एक मत याद करें, कम से कम 2 याद करें, जिसमें आप लोगों से बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आए तो आप लोग कम से कम उनकी एक रिपोर्टाज और उनकी एक रिपोर्टाज रचना भी लिख सकें। उसके बाद किसी एक संस्मरण लेखक का नाम, तो वही चीज़ आप लोगों से कही जा रही जो रिपोर्टाज में मैंने बोला, तो संस्मरण लेखक कम से कम 2 जरूर जानकारी में रखें और उनकी रचनाएं जरूर लिखें। संस्मरण जो उनकी रचना है वो जरूर याद करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? सभी की समय सीमा जरूर याद कर लें। एक क्वेश्चन कभी कभी समय सीमा से भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, भक्तिकाल तथा रीतिकाल के 2 कवि और उनकी एक रचनाएं जरूर लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी जाता है, तो आपको ये आना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रीतिकाल है तो कभी कभी रीतिकाल से भी संबंधित जो 2 भाग हैं, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, इनके भी 2 कवि जरूर पढ़ें और अच्छे से जानें और उनकी रचनाएं जरूर याद कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर में भी पूछा जा सकता है और एनुअल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, कबीरदास, रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास, सूरदास तथा हरिवंश राय बच्चन की 2 रचनाएं जरूर याद कर लें। कोई ना कोई रचना जरूर इनकी बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है ये क्वेश्चन नंबर 7 की सारी रचनाएं जितनी आप लोगों से पूछी जाएं वो सब कुछ पढ़ें जरूर। उसके बाद निम्न रचनाओं के रचनाकारों के नाम लिखना है आप लोगों को, लहरों के राजहंस, कंकाल, अर्धनारीश्वर, गेहूं और गुलाब, बाण भट्ट की आत्मकथा, इंदुमती, आवारा मसीहा, चिंतामणि और मेरी यूरोप यात्रा के साथ प्रिय प्रवास, ये समस्त रचनाएं बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग बोर्ड में हिंदी में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अंक जरूर हासिल करोगे। ऐसा पेपर जिसमें आप लोग अपने परसेंटेज को सुधार भी सकते हो, इसलिए ये सुधार तभी आएगा जब आप लोग सारी रचनाएं, जितनी भी यहाँ पर रचनाएं बताई जा रही हैं, जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड की हैं, वो सब आप लोग अच्छे से समझ लोगे, अच्छे से सीख लोगे। तो ये जरूर आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि इसको जरूर पढ़ें। अगला है गद्यांश। गद्यांश को पढ़ना है आप लोगों को। इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। तो ये आप लोगों को कुछ ऐसा पता चल रहा होगा कि एक रचना है जयशंकर प्रसाद जिसका नाम है ममता, तो ये ममता पाठ से ही लिया गया है, ऐसे उम्मीद लग रही है मुझको। अगर आपको याद है, अगर आपको ये गद्यांश समझ में आ रहा है तो आप लोगों को इसके निम्न प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए इस क्वेश्चन में आप लोगों को नीचे 3 नंबर में और 4 नंबर में चूड़ामणि और ममता नाम दे दिया गया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग गद्यांश समझ चुके होंगे। ऐसे ही बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कभी कभी आप लोगों को अपने विवेक से आंसर निकाल लेना होता है। चलिए अगला
क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश की ससंदर्भ सहित व्याख्या काव्यगत विशेषताओं के साथ लिखना है आप लोगों को। कुछ गद्यांश और कुछ पद्यांश यहाँ दिए गए हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 30% कोर्स जो हटा दिया गया है उसके कुछ क्वेश्चंस इनबिल्ट हो चुके हैं प्रीवियस पेपर क्योंकि है, इसलिए मैं बताता चलूँगा, मैं समझाता चलूँगा कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं सॉल्व करने हैं, नहीं पढ़ने। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंग गिरी लंघे, आंगर को सब कछु दर्शाई। ये पद्यांश है, इसका आप लोगों को ससंदर्भ से व्याख्या करनी है काव्यगत विशेषताओं के साथ में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 संस्कृत हिंदी अनुवाद करना है, वाराणसी पाठ से लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग से उम्मीद की जाती है कि आप लोग वाराणसी पाठ जो आप लोगों का सबसे पहला पाठ है उसकी पूरी जो गद्यांश दिया गया है उसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ज़्यादातर वो क्वेश्चन उसी से आते हैं और ज़्यादातर गद्यांश उसी से आता है और उसी का पद्यांश ज़्यादातर पूछा जाता है, इसलिए उम्मीद की जाती है उस चैप्टर को ही पूरा अच्छे से समझ लें। और दूसरा चैप्टर जो आप लोगों को पूरा समझना है वो भारतीय संस्कृति है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण गद्यांश से रिलेटेड चैप्टर है वो प्रबुद्धो ग्रामीणः है, उसको अवश्य समझें। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 जय सुभाष खंड काव्य के सातों सर्गों के नाम लिखिए, सिर्फ नाम लिखना है, और जय सुभाष खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में जरूर लिखें। ये आप लोग लिखें, वैसे क्वेश्चन इस प्रकार से बोर्ड में नहीं आएगा, क्वेश्चन आप लोगों से किसी एक सर्ग के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए फिलहाल ये लॉन्ग में आ रहा है तो इसको अच्छे से समझ के अच्छे से प्रिपेयर कर लें, याद कर लें। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंटेस्ट किया कोई एक श्लोक लिख लें, लेकिन कम से कम 2 श्लोक आप लोगों को याद करना होगा, मस्ट है याद करना, क्योंकि एग्जाम में बोर्ड के पेपर में आप लोगों का एक श्लोक दिया होगा पद्यांश के रूप में, उस पद्यांश वाले श्लोक को आप लोगों को अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा। कंठस्थ किया कोई एक श्लोक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वही लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 जिसमें जयशंकर प्रसाद और तुलसीदास की जीवनी आप लोगों को लिखने के लिए कही जा रही है। ये गद्यांश और पद्यांश दोनों के मिले जुले रूप है, इसलिए आप अपने पाठ्य पुस्तक से पहला जो आप लोगों में रामचंद्र शुक्ल गद्यांश में है और दूसरा जयशंकर प्रसाद है, उसके साथ राजेंद्र प्रसाद, इन तीनों को जरूर याद करें। उसी तरह से तुलसीदास वाले पार्ट में जो पद्यांश वाला पोर्शन होता है उसमें से आप लोग सूरदास और तुलसीदास को अवश्य रट लें, अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों ही जीवनी है, ये हमेशा पूछी जाती है बोर्ड के एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। कई तरह के क्वेश्चन है, ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं, 3 दिए जाते हैं, इसलिए आप लोगों को ये प्रैक्टिस पेपर दिया जा रहा है, इसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने हैं। तो पहला क्वेश्चन, वाराणसी नगरी कस्या कूले स्थित, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। वाराणसी कस्य संगम स्थली, किस चीज़ का संगम स्थान होता है ये बताना है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ का मरना मंगलकारी कहा जाता है, ऐसा बताना है आप लोगों को तीसरे प्रश्न में। उसके बाद वाराणसी कति विश्वविद्यालय अस्ति, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं ये बताना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, अलक्षेन्द्र का आसित, अलक्षेन्द्र कौन थे ये बताना है। वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, वाराणसी किस वजह से प्रसिद्ध है ये बताना है। 7th में गीतायाः कः संदेशः, तो गीता का क्या संदेश है ये बताना है। पुरुराजा का आसित, पुरुराज कौन थे इसको आप लोगों को समझाते चलना है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 में क्या पूछा गया मैं बता देता हूँ। पहला 16 में आप लोगों से एक रस जो आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, उदाहरण सहित याद कर लेना है, इसको अच्छे से लिखेंगे अपनी कॉपी में, अच्छे से देख लेंगे कहीं कोई कमी ना रह जाए। सोरठा अथवा रोला में से कोई एक छंद उदाहरण सहित आप लोगों को अच्छे से समझाना है, और ध्यान रहे दोनों ही अच्छे से पढ़ लें, कभी कभी बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस घुमा के आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वो रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार में से किसी एक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें उदाहरण सही समझाने के लिए। उसके बाद नदी शब्द का रूप याद कर लें तो अच्छी बात है, नदी शब्द का रूप याद कर लें। फिलहाल अभी प्रैक्टिस पेपर बनाया जा रहा है, इसलिए आगे आने वाले समस्त जो शब्द रूप हैं वो भी आप लोगों को बताए जाएंगे। निम्न उपसर्गों को शब्द सहित बनाना है आप लोग को, कुछ उपसर्ग दिए हैं इससे संबंधित कुछ शब्द बनाइएगा। पहला परि है, दूसरा सम है, तीसरा नहीं है तथा अति है, ये उपसर्ग आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा समास है, तो समास पहचानना है। पहला समास प्रतिदिन है, तो प्रतिदिन ये आप लोगों को कोर्स में नहीं है, इसको हटाया जा चुका है। दूसरा राम सीता, तीसरा जन्मांत, ये भी आप लोगों को नहीं करना है। पुण्यात्मा ये करना है, तो राम सीता और पुण्यात्मा ये 2 ही हैं, इनमें समास कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। उसके बाद निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द बनाइए। गंगा है, फूल है, पृथ्वी है तथा भवन है, इन चारों के पर्यायवाची शब्द 2-2 बनाएं जिसमें आप लोगों को अच्छे से तैयारी हो सके। 23वां क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस पेपर है तो आप लोगों को 23वें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये आप लोगों से पूछा नहीं जाता बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको लिखने के लिए मैंने ये तात्पर्य है कि कम से कम आप अपने विद्यालय में अगर कोई पत्र लिखते हो, अपने विद्यालय में कोई प्रार्थना पत्र लिखते हो तो आप लोगों को प्रैक्टिस में होना चाहिए। फिलहाल आज नहीं लिखना है, सिर्फ समझ लेना है। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आप लोगों को लिखना आना चाहिए। कभी आप लोग अपने विद्यालय में इस तरह से पत्र लिखो तो आप लोग स्वयं लिख पाओ, इसीलिए आज ये क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मॉक टेस्ट 3 था, जब प्रीवियस ईयर मैं पढ़ाई करा रहा था सभी बच्चों को 10th क्लास की, उसी का पेपर मैंने यहाँ रिपीट कर दिया। तो क्वेश्चन समझ ले, ये प्रैक्टिस पेपर है, ऐसे प्रैक्टिस पेपर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन कुछ प्रकार इस प्रकार से हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में कभी कभी ये क्वेश्चन घुमा के आ जाता है, कई बार तो ये सत्य के रूप में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये असत्य के रूप में पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त एवं अजातशत्रु सभी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर ये सत्य है तो इसको मत लगाइएगा, असत्य पूछा जा रहा है। हिंदी पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया। अगर आपको लगता है ये भी सही है तो आगे देखते हैं। परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्री किशन दास हैं। अगर किशन दास हैं तो बता दूं बिल्कुल ये असत्य है। लाला श्री निवास दास अगर यहाँ पर होता तो बिल्कुल सही होता, यहाँ पर किशन दास की बात की जा रही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्री किशन दास नहीं होके कौन थे, श्री निवास दास हैं। और जबकि लास्ट वाला बिल्कुल सत्य है। चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग द्वारा रचित रचना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं क्या पूछा गया। हिंदी गद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, हिंदी गद्य साहित्य के मुख्य भागों में से आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वतंत्रोत्तर युग, ये सारे युग आप लोगों ने पढ़े थे। इनकी समय सीमा आप लोगों को याद करनी है, अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद भक्तिकाल तथा रीतिकाल के दो कवि, उनकी रचनाएं याद कर लेनी है आप लोगों को अच्छे से। आदिकाल के 2 अन्य नामों को और उनका नामकरण किसने किया ये भी जरूर जान के जाएं। तो आदिकाल के 2 अन्य नामों में से एक नाम तो वीर गाथा काल है, जिसको आप लोग जानते ही होंगे। वीर गाथा काल जो कि रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, यह आप लोगों को याद होगा। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजपन काल, बीजोपन काल जो नाम दिया था वो इन्हीं काल का नाम दिया था। दोनों मैंने बता दिया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग पढ़ते चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास, सूरदास तथा हरिवंश राय बच्चन की 2 रचनाएं बिल्कुल उसी तरह से इससे पहले क्वेश्चन में दिया गया था, उसी तरह से यहाँ पर भी आप लोगों से रचनाएं पूछी जा रही हैं। इनकी रचनाएं जरूर याद कर लें, बोर्ड में इन्हीं की रचनाएं ज़्यादातर पूछी भी जाती हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 में आप लोगों को कुछ रचनाएं दी गई हैं, उनके रचनाकारों का नाम आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। सुख सागर, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी, नचिकेतोपाख्यान, मैला आंचल, अंधा युग, मेरी असफलताएं, परीक्षा गुरु, प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास जो रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अगर आपको नहीं आता तो इसको याद कर लें। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास आपने ऊपर पढ़ ही लिया था। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय, ये आप लोगों को याद होगा। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, ये भी आप लोगों को याद होगा। नचिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र, रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां, और उसके बाद प्रेम सागर, लल्लू लाल, सुख सागर, सदा सुखलाल, ये सारी रचनाएं अगर आपको ज्ञात हैं तो ये अच्छी बात है। चलिए गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश किस पाठ से है ये आप लोगों को याद आ गया होगा, शुरुआत में ही उत्तर मिल गया होगा। मित्रता पाठ है जो कि रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है, और निम्न प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं, इसलिए अच्छे से समझ लें। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से तैयार करें, चाहे जैसे भी तैयार करें, तैयार आप लोग अवश्य करें। प्रैक्टिस पेपर के रूप में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बताए जा रहे हैं, इसलिए तैयारी करके जरूर अच्छे से जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। इसका मतलब वाराणसी एक सुविख्यात है, प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया, यह विमल सलिल तरंगा के नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, जिसकी स्वच्छ तरंगों वाली नदी के किनारे स्थित है, ऐसा आप लोगों को इसमें पढ़ाया जाएगा। और आपने अगर वीडियो नहीं देखी यूबिन्स क्लासेस में हिंदी की, संस्कृत के सारे पाठों की वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 जय सुभाष खंडकाव्य के 7 सर्गों के नाम और सुभाष चंद्र बोस का चरित्र जरूर याद कर लें। पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक जरूर याद करें, अच्छे से लिख के प्रिपेयर कर लें। कभी कभी लिखने में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना दें। अगला प्रश्न संख्या 11 है, रामचंद्र शुक्ल तथा सूरदास की जीवनी आप लोगों को लिखनी है। उसके बाद निम्न प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना है। तो कौन कौन से हैं प्रश्न। चंद्रशेखर का आसीत, वाराणसी के मर्द प्रसिद्धा, गीताया का संदेशा, पुरुराजा का आसीत। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में भी कई बार पूछने के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन हास्य रस, बिल्कुल भी वैसे क्वेश्चन है। हास्य रस, करुण रस, दूसरा सुरोठा रोला, तीसरा उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। नदी शब्द का रूप आपको याद करना है। उपसर्ग कुछ दिए गए हैं, निर है, सह है, अनु है, सु है, इनको अच्छे से समझ लें। निम्नलिखित में कौन सा समास है। यथाशक्ति आपके कोर्स में नहीं है। राधा कृष्ण आप लोगों को करना है, पाप मुक्त आपको नहीं करना है, महात्मा आपको करना है। तो सिर्फ राधा कृष्ण और महात्मा इन दोनों का ही समास बताएं, अन्य का समास बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। एज ए प्रैक्टिस पेपर है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, नदी है, कमल है, आंख है, बिजली है, इन चारों का पर्यायवाची शब्द जरूर याद कर लें। 2-2 पर्यायवाची शब्द से ज़्यादा ही याद करें, अच्छी बात है। प्रधानाचार्य जी को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये आप लोगों को लिखना आना चाहिए। ये मैंने ऐसे ही दिया है प्रैक्टिस के रूप में, आप लोगों को
लिखना आना चाहिए, क्योंकि कई स्टूडेंट की जो मैंने देखा है ज़्यादातर वो एप्लीकेशंस नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस कराने का मतलब ये भी है, अगर बोर्ड में नहीं भी आता है तो ये आप लोगों को मूल रूप से आना चाहिए। अध्यापक जो आप लोगों को सिखाता है, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र कैसे लिखें, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग प्रिपेयर करते चलें। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर सेट पेपर 1 है, तो सेट पेपर 1 जो प्रीवियस ईयर किसी स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ से आप लोगों को एज ए बोर्ड का पेपर जैसे आता है बिल्कुल वैसे ही मिलना चालू होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझ के प्रिपेयर करके इसको अच्छे से तैयार कर लोगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है आप लोगों को। डॉक्टर नगेंद्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, अगर ये बात सत्य है तो यही सत्य होगा। अगला है ममता प्रेमचंद्र की कहानी है। अगर आपको ज्ञात है ममता किसकी कहानी है या किसका क्या है, तो आप लोगों को बता दूं ममता आपके पाठ से संबंधित है, इसलिए आपको लोग ज्ञात होगा। उसके बाद स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, तो बता देता हूं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, दीज आर द कॉमन ऐतिहासिक नाटक इन्हीं के हैं, जयशंकर प्रसाद के हैं, तो यही कथन सत्य होगा। उसके बाद जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक हैं, बिल्कुल असत्य है। इसका मतलब पहला असत्य है, दूसरा असत्य है और आखिरी वाला असत्य है, तो सत्य क्या हुआ, तीसरा वाला सत्य है। उसके बाद खा में देख लेते हैं, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। सिर्फ एक करना है, 4 आपके कोर्स में है, 4 आपके इस पेपर में है, 4 में से कोई एक करना है। रचनाकार का नाम बताना है, पहला है मृगावती, दूसरा कीर्तिलता, तीसरा अंजलि है, तो चौथा हुंकार है। तो चारों में से कोई एक आपको आना जरूरी है, जरूरी से जरूर आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। 4 में से कोई एक रचनाकार जरूर याद आने चाहिए, ऐसे ही बोर्ड में पूछा जाएगा। उसके बाद गा में हिंदी गद्य की 2 नव्यतम विधाओं के नाम आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों ने विधाएं हिंदी गद्य की पढ़ी होंगी, कई विधाएं जिसमें जीवनी है, निबंध है, नाटक है, एकांकी है, संस्मरण, रिपोर्टाज है, तो ये सारी जीवनियाँ, ये सारी विधाएं आप लोगों को ज्ञात हैं, तो ये अच्छी बात है। आप लोगों को नवीन बताना है, नई कौन सी विधा अभी हाल ही में आई है ये आपको बताना है। उसके बाद किन्हीं 2 आत्मकथा लेखकों के नाम लिखना है। तो आत्मकथा लेखकों के नाम से याद करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले किन्हीं की आत्मकथाओं के बारे में आप लोगों को ज्ञात हो तभी आप बता पाएंगे। उसके बाद अंगा में मर्यादा और हंस पत्रिका के संपादकों के नाम आप लोगों को याद आने चाहिए। सरस्वती पत्रिका का संपादन तो आप लोगों को ज्ञात ही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। यहाँ पर जो बात की जा रही है मर्यादा और हंस पत्रिका, इनके संपादकों के नाम आप लोगों को ज्ञात होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2, रीतिकाल के रीति मुक्त 2 कवियों के नाम लिखना है और इनके आप लोग रचनाकार के साथ रचनाएं भी याद कर लें तो और अच्छी बात है, ऐसा बोर्ड में पूछा भी जाता है। प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लें। प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। उसके बाद छायावाद की लघुत्रयी के एक कवि का नाम लिखिए। तो लघुत्रयी और वृहत्त्रयी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। छायावाद की, लघुत्रयी के एक कवि का नाम जरूर याद कर लें। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 गद्यांश के रूप में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हमारे देश में ही नहीं, संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा के चंद्रमा के बारे में कहानियाँ पढ़ी हैं। तो चंद्रमा शब्द आ गया, इसलिए आप लोग समझ गए होंगे पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ऐसा आप लोगों को कोर्स में अगर कोई रचना है तो ये अच्छी बात है, आप लोगों को पता चला होगा। तीनों क्वेश्चन के उत्तर आप लोग लिख लोगे, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ। अगला है मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ बनिस्वत, इसके ही हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जनता चिंता युद्ध का दया पात्र है, ईर्ष्या से जला भुना। तो ईर्ष्या तो आप लोगों को याद होगा, ईर्ष्या तो न गई मेरे मन से, ये रचनाकार तो आपको ज्ञात ही होंगे, पहला का खा गा। इसका मतलब दोनों गद्यांशों को आप लोगों को ज्ञात है, दोनों गद्यांश आपको आते हैं, तो ये अच्छी बात है। दोनों में से कोई एक करना है, जो सही लगे, जो आपको आता हो अच्छे से वही करें। उसके बाद निम्नलिखित पद्यांशों में से किन्हीं एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और काव्य सौंदर्य भी लिखना है। तो आपके सामने दिख रहा है उच्च वक्ष पर चंचल है बंगपातों का अरविंद हार। तो इसको आप लोगों को अगर ज्ञात है, इन दोनों में से अगर 30% नहीं हटाई गई तो अच्छी बात है, इसको प्रिपेयर जरूर कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय। तो 3 में से आप लोगों को मैंने 2 बताए थे, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद को जरूर याद कर लें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद भी जरूर याद करें, लेकिन रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद को जरूर याद करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के हाफिली में भी पूछा जा सकता है और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है। उसके बाद किन्हीं एक का कवि का जीवन परिचय कृतियाँ लिखनी है। तो अशोक वाजपेयी, बिहारी लाल, सुमित्रा नंदन पंत। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से याद किया हो कुछ नहीं आया तो बता देता हूँ, आप लोग शुरुआत के 2 जरूर याद करें। आप लोगों का हाफिली एग्जाम अगर है तो दोनों में से कोई ना कोई एक फर्स्ट जरूर जाएगा, लेकिन तीसरा बिहारी लाल जरूर याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिहारी लाल भी याद कर लें और अच्छी बात है। उसके बाद किसी एक खंड का संदर्भ सहित व्याख्या लगनी है। तो अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, हम लोगों की जो संस्कृति है बहुत ही सदैव गतिशील रहती है, हमेशा
मीमांसा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैप्टर का नाम क्या है, सदैव गतिशील है, कौन सी भारतीय संस्कृति की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये चैप्टर आपके कोर्स में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से मैंने बताया भी है कि आप लोगों को चैप्टर वाराणसी, प्रबोधो ग्रामीणा और भारतीय संस्कृति, ये गद्यांश जरूर अच्छे से पढ़ लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से गद्यांश लिखें। हर एक पॉइंट का मतलब जरूर आना चाहिए आप लोगों को, इसलिए मैं हर एक पॉइंट बताता चल रहा हूँ। अगर आपको गद्यांश नहीं आता तो नीचे पद्यांश दिया है, सारिहा प्रवसतो मित्र भार्याम मित्र गेहे सता, तो घर पर जो मित्र होता है, भार्या मतलब पत्नी, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ लें। तो आप लोगों को बताया भी जा चुका है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखें और अच्छे से तैयारी करें। अब ये श्लोक आ चुका है, अगर आपने श्लोक के रूप में इसको पढ़ा है तो इसको बिल्कुल भी खा में मत लिखें, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखें जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इस प्रश्न पत्र में जो ना आया हो वही लिखना है, इसलिए आप लोगों को कई श्लोक मैंने याद कराए हैं, याद हो रहा होगा। मरणम मंगलम यत्र विभूति विभूषणम कौपीनम यत्र कौश्यम शाकाशी केमेते, पहला श्लोक है। उसके बाद बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभय समय वीर वीर भावे वीरता, दूसरा श्लोक है। उसके बाद अपदो दूरगामी च सक्षरो न च पंडिता स्फुटवक्ता च यो जानाति सा पंडिता, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, ये सारे श्लोक पढ़ लें, ये इजीएस्ट श्लोक हैं, इन्हीं से जरूर लिखें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन गा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए संस्कृत में। अपथ्येन किम भवति, ये कोर्स से हटाया जा चुका है। दुर्मुखः का आसीत, तो दुर्मुखः का चंडाला आसीत, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने। पादेन बिना किम दुर्यादि, तो बिना पैरों के दूर तक जाता है वो है पत्रम, तो आप लोग जरूर लिखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों अच्छे से तैयार करें। उसके बाद सातवें का और खा में देख लेते हैं, करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। उसके बाद खा में आप लोगों से पूछा क्या गया है, देख लेते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए, या फिर ऊपर जो दिया गया अलंकार है उसको स्पष्ट रूप से बताइए कि कौन सा अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया गया है, प्रयुक्त किया गया है, और उसका नामोल्लेख करते हुए परिभाषा भी लिखिए। उसके बाद गा में जो सुमिरत सिद्धि हुई गणनायक करिवर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभगुण सदन, तो जो सुमिरत सिद्धि हुई गणनायक, सिद्धि थोड़ा सा लिख गया, थोड़ा सा यहाँ पर सिद्धि होना चाहिए, और जो होना चाहिए जही की बजाय जो लिखें, और सिद्धि की जगह सिद्धि लिखें, तभी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, मिसप्रिंटिंग हो गई, उसको अच्छे से सही कर लें। तो प्रयुक्त छंद का नाम बताते हुए लक्षण जरूर लिखें, तभी आपको अंक दिए जाएंगे, नहीं तो रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिख दें। उसके बाद निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन उपसर्गों को एक एक शब्द की रचना कीजिए। तो अधि है, उप है, परि है, सह है। उसके बाद अच्छाई है, लिखावट है, घबराहट है, गाड़ीवान है। उसके बाद गा में आप लोगों से समास विग्रह के लिए पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोगों कोर्स में 4 समास मैंने बता दिए हैं, कौन कौन से हैं। द्विग समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है और कर्मधारय समास है। तो ध्यान दीजिएगा, आयात निर्यात ऐसे अगर कोई समास आता है जिसके बीच में योजक चिन्ह जुड़ा होता है, तो वहाँ पर आप लोगों को द्वंद्व समास लिखना है। सबसे पहले द्वंद्व समास लिखें, उसके बाद द्विग समास का उदाहरण ढूंढें, उसके बाद बहुव्रीहि, उसके बाद कर्मधारय। ऐसे ही करें बिल्कुल अपने बोर्ड के एग्जाम में, नहीं तो कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं, इसलिए प्रयास करें जो इजी है पहले वही लिखें। गा में आप लोग समझ गए हैं, शशिधर है, त्रिलोकी है, आयात निर्यात और नीलोत्पन्न है, ऐसा समास दिया है। आप लोगों को समास विग्रह जरूर करना है, कई स्टूडेंट विग्रह नहीं करके आते हैं, सीधे समास का नाम लिख देते हैं, जो कि गलत माना जाता है। समास विग्रह करना जरूरी है, जैसे शशिधर, तो जिसके सर पर शशि मतलब आप लोग जानते ही होंगे, जिसके चंद्रमा विराजमान है, मतलब कि अर्थात शिव जी की बात हो रही है। त्रिलोकी मतलब तीनों लोगों के स्वामी अर्थात शिव जी, तो यहाँ पर अर्थात के साथ लिखें। अगर आपको लगता है ये बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है तो अर्थात जरूर लिखें, इसलिए बताता मैं हर एक पॉइंट चल रहा हूँ जिसमें कमियाँ हो जाती हैं, जिसमें नंबर कट जाते हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करें जिसमें नंबर कट जाएँ। समास विग्रह जरूर करें, उसके बाद ही समास का नाम लिखें, पहले हेडिंग लिखें समास विग्रह, उसके बाद समास का नाम लिखें। उसके बाद घा में देख लेते हैं, निम्नलिखित तद्भव शब्दों में से किन्हीं एक तत्सम रूप लिखना है। यहाँ पर कुछ तद्भव दिए हैं, आपको तत्सम रूप बनाने हैं। तो आँख है, कछुआ है, घोड़ा है और चना है। तो उसके बाद पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सर्प है, मछली है, पृथ्वी है और लास्ट में पक्षी है। उसके बाद किन्हीं 2 संधियों को लिखना है, संधि का नाम अवश्य देना है। पहला है नि धन ऊनः, उसके बाद मात्र धन आज्ञा, अथ एकदा महा औषधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, घर पे बैठे बैठे तैयारी जरूर करें। उसके बाद आप लोगों से पूछा जा रहा है, इसको मैं बता देता हूँ। अगला, निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्ति बहुवचन के रूप लिखना है आप लोगों को। मधु का लिखें अथवा मति का लिखें, दोनों में से कोई एक, और दूसरे में युष्मद अथवा तद स्त्रीलिंग जो कि है उसके बहुवचन रूप लिखना है आप लोगों को चतुर्थी विभक्ति के। तो क्या होते हैं ये आप लोगों को जरूर पढ़ें, प्रैक्टिस जरूर करें, अगर याद नहीं होता तो प्रैक्टिस जरूर करें, जिसमें आप लोग अच्छे से लिख पाएँ। निम्नलिखित में से किसी एक धातु की लकार लिखें, पुरुष लिखें, धातु रूप लिखें और वचन जरूर लिखें। तो पठेत, असहाव, अहसाव, दृश्यत,
तो दृश्यत वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के जो वर्तमान और भविष्य वाले हैं उनको आप प्रिपेयर कर लें तो आप लोग 100% बोर्ड में जो पूछे जाते हैं वर्तमान और भविष्य से ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट है 2 संस्कृत में अनुवाद करना है। गंगा हिमालय से निकलती है, देशभक्त निर्भीक होते हैं, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, मोर वन में नाचते हैं। इसको अच्छे से समझ लें, उसको अच्छे से समझ लेंगे तो ऐसा हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन भी होता है, आप लोग जानते ही होंगे कई क्वेश्चन से रिपीट करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर तैयार किए जाते हैं। तो उम्मीद है सब कुछ सीखते चलेंगे तो आप लोग अच्छे से पेपर कर पाएंगे। ज़्यादातर यूपी बोर्ड में हिंदी में परसेंटेज अच्छा जाता है, लेकिन जो नंबर कटते हैं वो इन्हीं में से किसी के नंबर कट जाते हैं, जो बेसिक्स बच्चे गलतियाँ करके आते हैं। उसके बाद एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है आप लोगों को अपने पठित। उसके बाद कौन कौन से निबंध दिए बता देता हूँ। प्रदूषण की समस्या और समाधान है, व्यायाम और स्वास्थ्य है, तीसरा परोपकार है और चौथा मेरा प्रिय कवि। तो मेरा प्रिय कवि अगर आप लोगों को एक कवि अपने पाठ्य पुस्तक से संबंधित अगर याद है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं, बस हेडिंग के साथ लिखना है। प्रस्तावना और उपसंहार आप लोगों को जरूर लिखना है, ये आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद अपने पठित खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण जरूर कीजिए, या फिर उसके बाद अपने पठित खंड काव्य के आधार पर चतुर्थ सर्ग का सारांश लिखें। और आपके जो लखनऊ में आप लोग रहते हैं तो जय सुभाष खंड काव्य आप लोगों के कोर्स में शामिल है, इसलिए तैयारी जरूर करते चलें और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ते चलेंगे और नंबर जरूर गेन करेंगे। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के सामने लेकर आता हूं मैं, उमेश पांडे। चलिए आगे और भी कई पेपर हैं, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं।